अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब, और मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह अपने दिन का आगाज़ करते हैं कि जनाब आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपना ख्याल तो रख रहे होंगे, अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखें और साथ ही साथ अपने माहौल का भी ख्याल रखें, बिकॉज़ माहौल के बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है और उसका ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि जनाब आज सुबह सवेरे ही बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और उसकी वजह से मौसम और हमारा माहौल काफ़ी हद तक खुशगवार हो गया है, प्लेजेंट हो चुका है। सुबह सवेरे ही बताया ये जा रहा है कि 5 और 5:30 बजे के दरमियान ये जो बारिशों का सिलसिला था, एक नया स्पेल है, ये शुरू हुआ है सुबह सवेरे, और जिसने लाहौर शहर को अपने नरगे में ले लिया। क्योंकि कल भी हम यूं ही देख रहे थे कि जो आसमान पर काली घटाएं मौजूद थी और महकमा मौसमियात की तरफ से यही बताया जा रहा था कि किसी भी लम्हे जो है बादल बरस सकते हैं और बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार हो जाएगा। कल हमने देखा कि काफ़ी हद तक थोड़े बादल बरसे हैं, लेकिन जिसकी वजह से जो हब्स की कैफियत थी ना, वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। गर्मी में ऑब्वियसली कमी वाक़ई होती है, लेकिन जैसे ही बारिश थमती है, रुकती है, तो जो हब्स की कैफियत है ना, वो बरकरार हो जाती है। और आज सुबह सवेरे ही मौसम काफ़ी शानदार और खुशगवार रिकॉर्ड किया जा रहा है। और एक तरफ तो अच्छा मौसम है, लेकिन दूसरी तरफ मुश्किलात का शिकार भी हैं हम, क्योंकि निकासी आपका जो मसला है वो दरपेश है हमें। और क्योंकि मैं जब अपने घर से निकली तो वहाँ पर भी हर जगह पानी ही पानी था, और क्योंकि हमारी गटरों की सूरत हाल, हमारे निकासी आब, हमारा जो सीवरेज का निज़ाम है वो हम सब के सामने है। उसके ऊपर वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि शायद एक इलाके में सही हो तो दूसरे इलाके में ख़राब हो। ये पूरे लाहौर का मसला है सीवरेज का, कि निकासी आप जल्द से जल्द नहीं हो पाती है। और हमारा जो पूरा शहर है, शहर लाहौर है, उसकी अहम शाहराहें हों या इलाके हों या अंदरून के हों या पोश इलाके हों, सबके सब डूब जाते हैं। और अभी भी मैं क्योंकि केनाल से आ रही थी तो केनाल की सूरत हाल भी यही थी कि वो फुल भरी हुई थी और बारिश इतनी इंटेंसिटी के साथ, इतनी हैवी रेन जो है वो रिकॉर्ड की गई है कि गली मोहल्ले सारे के सारे, सड़कें इवन दो कि सारी भर चुकी थी पानी के साथ, और हर जगह आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। तो एक तरफ मौसम खुशगवार होता है तो लाहौरियों के चेहरे खिल उठते हैं, और गर्मी के जो सताए हुए लोग होते हैं वो थोड़ा सा सुख का सांस लेते हैं कि अब जो है मौसम खुशगवार है तो हम मौसम को एंजॉय करेंगे। लेकिन जब दूसरी तरफ ये मुसीबतें और ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जब वो सड़कों पर निकलते हैं अपने कामकाज के लिए, क्योंकि स्कूल जाना है बच्चों ने, उनको छोड़ने के लिए जाते हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, या जिन्होंने ऑफिसेस का रुख करना है, तो उनके लिए तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि सड़क पे पानी है और पानी में आपकी बाइक भी रुक जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी है इस वक्त सड़क के ऊपर। बाइक रुक जाएगी अगर आप बाइक के ऊपर हैं। इवन दो कि गाड़ियों के अंदर भी पानी आ जाता है और गाड़ियां भी ख़राब हो जाती हैं, वहाँ पे खड़ी हो जाती हैं। और दूसरा, आप जब ऑफिस से लेट होते हैं तो फिर आपको एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ता है, एक नए सफ़र से जो है ना वो रुशनास होना पड़ता है कि वहाँ पर जाके अब क्या कहना है क्या नहीं कहना। तो जहाँ एक तरफ एक अच्छी नवीद सुनाई जाती है बारिशों के हवाले से हमें, दूसरी तरफ ये मुश्किलात, मतलब अल्लाह की तरफ से तो ये रहमत बरसती है, लेकिन ये हमारे अपने ही कारनामे हैं जिसकी वजह से जनाब ये ज़हमत बन जाती है कि हम लोग, मतलब इंतज़ामिया के हवाले से अगर बात करें और ख़ासतौर पर वासा की कारकर्दगी के हवाले से हम बात करें तो वो इतनी अच्छी हमें नज़र नहीं आती। इससे पहले भी जब मानसून का स्टार्ट हुआ था, प्री मानसून की बारिशें हमने देखी कि बहुत ज़्यादा हुई हैं। मानसून के स्टार्ट में बहुत हैवी रेंज जो हैं वो देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से पूरा हमारा शहर कह लें या पूरा पंजाब कह लें वो ज़ेर आब आ चुका था, जिसकी वजह से हर कोई मुतासर हो रहा था। हर घर के अंदर पानी था, हर अहम शाहराह के ऊपर पानी था। इवन दो कि हमारे जो नए अंडरपासेस बने थे वो भी पानी से भर चुके थे कि वासा की कारकर्दगी
खुलकर सामने आ चुकी थी। तो ये जो रहमत हमारे ऊपर बरस रही होती है, जिसको हम दुआएं कर कर के अल्लाह से कि अल्लाह पाक ये जो बारिशों का सिलसिला है ये लेकर आए, बारिशें होंगी तो मौसम चेंज होगा, और मौसम चेंज होगा तो हमारी जो कारकर्दगी होती है, ऑब्वियसली जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो बाहर जब निकलते हैं आप लोग या हम लोग, तो आप उस तरह अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और गर्मी ज़्यादा होती है तो बहुत सारे जो वायरसेस हैं या ख़तरा भी बढ़ जाता है कि आप बीमार भी हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके जब बारिश बरसती है तो वो जनाब हमारे लिए ज़हमत का बाइस बनना शुरू हो जाती है। ये सारे तमाम तर सूरत हाल हमारे सामने आ जाती है। तो आज भी अभी भी जो लोग हमें देख रहे हैं और उसके बाद उन्होंने बाहर का रुख करना है, अपने ऑफिस जाना है, किसी भी काम के लिए बाहर जाना है, तो उन्हें इन तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा समंदर उन्हें उबूर करना पड़ेगा। कहते हैं ना, आग का दरिया है और मैं तो कहूँगी कि तैर के जाना पड़ेगा। ये पहले भी हमने देखा था कि जब वो अंडरपास की सूरत हाल हमारे सामने थी और नया अंडरपास वो बना था और उसकी सूरत हाल थी कि वो एक कह ले कि नदी की सूरत हमें सूरत हाल उसमें नज़र आ रही थी कि वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो तैर रही हैं और गाड़ियाँ डूब चुकी थी वहाँ पर। तो ये एक समंदर की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेता है जैसे ही बारिशों का सिलसिला शुरू होता है, क्योंकि 15 से 20 सितंबर तक महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया था कि बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और आज 19 सितंबर है। इसका मतलब है कल तक ये जो बारिशों का सिलसिला है, बारिशों का स्पेल है, ये यूं ही बरसने वाला है और सूरत हाल यही रहने वाली है। मज़ीद कुछ शहर लाहौर का अहवाल जान लेते हैं कि जनाब क्या सूरत हाल होने वाली है। जिस तरह पहले भी हमने बात की है कि सुबह से ही जो बारिश है वो हो रही है और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, और बारिश होने की वजह से जो शहर लाहौर की सूरत हाल है वो ये है कि जनाब तमाम तर जितने भी इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। और जिस तरह हमने सामिया से भी, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ से भी बात की थी कि महकमा मौसमियात की तरफ से बताया जा रहा है कि कल तक ये यूं ही स्पेल जारी रहने वाला है, वक्फे वक्फे से बारिशें बरसती रहेंगी और जो सड़कें हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं, जो इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, घरों तक पानी चला गया है, सड़कें जो हैं वो डूब चुकी हैं पानी में। और वासा की कारकर्दगी पे जिस तरह हमने थोड़ा सा हाईलाइट उसको किया था कि एमडी वासा सुबह सवेरे जो है वो इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए दौरे पर पहुंचे, उन्होंने चेक भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके दौरे जो हैं वो सिर्फ दौरे की हद तक रहे हैं। हमें कोई भी वासा का जो अमला है वो हमें वहाँ पर नज़र नहीं आया कि वो काम करता हुआ हमें नज़र आए और जो निकासियाब का मसला है, सीवरेज का मसला है, उसको बेहतर बनाया जा सके। तो इदारे जो हैं वो बर वक्त कार्रवाइयाँ क्यों नहीं करते? जब महकमा मौसमियात की तरफ से बता दिया जाता है कि ये इतना टाइम स्पैन है या इस दिन से इस दिन तक बारिशें बरस सकती हैं, तो आप पहले क्यों नहीं अलर्ट हो जाते? बाद में आपको अलर्ट कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जनाब अच्छे मौसर इक़दामात उठाएं, लेकिन तब तक तो अवाम रुल जाती है, अवाम तो परेशानी का शिकार तब तक हो जाती है। तो और उसके बाद अवाम जो है अपनी मदद आपके तहत हर चीज़ कर रही होती है। तो फिर इदारे किस लिए बनाए जाते हैं? इदारे अवाम के लिए बनाए जाते हैं कि उन्हें रिलीफ मुहैया किया जाए। तो आज की क्या सूरत हाल है और कौन कौन से इलाके में कितनी बारिश बरसी है और वासा की कारकर्दगी पर मजीद भी बात करेंगे। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। जैन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग और जागो लाहौर में आपको वेलकम कहते हैं। सुबह से बारिश हो रही है, मौसम तो खुशगवार है, लेकिन बताइएगा पूरे लाहौर की क्या सूरत हाल है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश बरसी है? शुक्रिया मुनीबा आसिफ। बुनियादी तौर पर तो जो आज शहर लाहौर में बादल बरसे हैं ये वासा ज़िली हुकूमत और निगरान पंजाब हुकूमत का एक नया इम्तिहान है, क्योंकि जो मानसून का स्पेल था वो तो 15 सितंबर तक था और 15 सितंबर को ये तमाम महकमों ने दुआ की कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मानसून है वो अच्छा गुजर गया। और आज 15 सितंबर के 4 दिन बाद शहर लाहौर में बादलों की एंट्री हुई है और आज सुबह से ही जो बादल हैं वो खूब बरस रहे हैं और अभी तक एयरपोर्ट का इलाका है जहां पर 147 मिलीमीटर सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। इसके अलावा जेल रोड पर 58 मिलीमीटर है, गुलबर्ग में 124 मिलीमीटर है, लक्ष्मी चौक में 69, अपर बाग में 80 और मुगलपुरा में 64 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। लाहौर का एक निषेधी इलाका है ताजपुरा और ताजपुरा बी ब्लॉक में अगर 15 से 20 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो वहां पर बारिशी पानी जमा हो जाता है और इस वक्त तक
ताजपुरा में 142 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है और अभी तक ताजपुरा के ही इलाके को क्रिटिकल करार दिया गया है, क्योंकि वहां पर जो बारिशी पानी है वो लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं, दफातर जाने में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी ताजपुरा का इलाका है जहां पर सबसे पहले वासा की तरफ से आज से 4 साल कबल आमना पार्क में 2 जो वाटर टैंक हैं वो प्रपोज किए गए थे, ताकि जब भी बारिश हो तो बारिशी पानी को इसमें महफूज किया जा सके। और ये जो 2 वाटर टैंक थे ये 4-4 मिलियन गैलन पानी महफूज करने की सलाहियत रखते थे, ये उसके TC1 में कहा गया था। लेकिन बदकिस्मती से 4 सालों में ये वाटर टैंक नहीं बन सके और आज 142 मिलीमीटर के बाद जो ताजपुरा का इलाका है वो डूब चुका है। अब दूसरा जो लाहौर का इस वक्त क्रिटिकल इलाका है वो निश्तर टाउन का इलाका है। ये निश्तर टाउन में पीको रोड, अकबर चौक फ्लाईओवर, इसके अलावा टाउनशिप और कच्चा जेल रोड, मजंग और ये आबादियां जहां पर 101 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। यहाँ का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वासा का ड्रेनेज का, वो भी कोई बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो यहाँ पर भी लोग घरों में मजबूर होकर रह गए हैं। खास तौर पर जनरल हॉस्पिटल जो फिरोजपुर रोड पर वाक़ है उसके अकब की जो आबादियां हैं वहां पर इतलात है कि 3 से 4 फीट तक बारिशी पानी जमा हो चुका है, लेकिन वासा की टीमें इस पानी का बर वक्त निकास नहीं कर सकी। इसके अलावा क्या वजह है, मुझे बताइएगा क्या वजह है कि वासा के पास अमला इतना मौजूद नहीं है कि वो पूरे लाहौर को केटर कर सके और जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल बनती है? मुनी तो बुनियादी तौर पे इसके ना मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो जो आपने निशानदेही कर दी कि वासा के पास जो इनफ स्टाफ है वो अवेलेबल नहीं है, मशीनरी इतनी अवेलेबल नहीं है, लाहौर का जो हुजम है, जो फैलाव है वो हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है और उस हिसाब से रिसोर्सेज फराहम नहीं किए जा रहे। दूसरा जो इसमें एक बड़ा अहम पॉइंट है वो ये कि पंजाब हुकूमत को वासा की सिर्फ इन 3 महीनों में याद आती है। 15 जून से लेके 15 सितंबर तक उनको याद आती है कि वासा नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। जैसे ही ये 15 सितंबर की या सितंबर की आखिरी बारिश होती है उसके बाद पंजाब हुकूमत वासा को भूल जाती है। मानसून में जो वादे किए गए थे उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता। देखें जी, 11 जेरे जमीन वाटर टैंक बनाने का प्रोजेक्ट था, एक मुकम्मल हुआ, 2 अभी तक जेरे तमीर है, 9 फाइलों में बंद है। तमीर क्यों नहीं किए गए? लाहौर में लारिक्स कॉलोनी से गुलशन अभी तक टनल बोरिंग का प्रोजेक्ट था, वो क्यों नहीं मुकम्मल किया? फिर अभी हाल ही में ये मैं आपको अभी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर में आप ये भी खबरें सुनेंगी कि लाहौर की मरकजी चाराहों पर शिकाफ पड़ने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ये बारिश को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अभी रिसेंट वासा ने निशानदेही की है कि शहर में 22 मुकामात ऐसे हैं कि अगर तेज बारिश हुई तो वहां पे सीवरेज लाइनें कोलैप्स कर जाएंगी, शिकाफ पड़ जाएंगे और जो ट्रैफिक रवानी है जहां वो भी मुतासिर होगी, वहीं पर ये निकासी आपका ऑपरेशन भी मुअत्तल होगा। पंजाब हुकूमत ने उस समरी की मंजूरी दे दी है लेकिन फंड्स का इजरा नहीं किया। तो ये वो प्रायोरिटीज हैं, चाहे निगरान हुकूमत हो या कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, उनकी प्रायोरिटीज ये होती हैं कि ऐसी चीजें तमीर की जाएं जो कि आवाम को नजर आती हों, जैसे फ्लाईओवर है, अंडर पासेज हैं, गलियों के ऊपर PCC करना है या टफ टाइल लगाना है। जो जेरे जमीन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हुकूमत कभी भी तरजीह नहीं देती और ये बड़ी बदकिस्मती है। जिन मुल्कों के साथ हम अपना सिविल सिस्टम को कंपैरिजन करते हैं, उन्होंने सिविल सिस्टम के मास्टर प्लान पर 50-50 साल से अमल दरामद कर रहे हैं और इतने हमारा सिविल सिस्टम जो है वो मेरे ख्याल से पिछले 50 साल से या 60 साल से वही चल रहा है, उसको तो तब्दील ही नहीं किया गया ना, मसला ये आता है। दूसरा मुझे बताइएगा, खबर ये आई थी कि सुबह MD वासा ने जायजा भी लिया है, बाहर निकल के दौरा किया था इंतजामात के हवाले से, कोई उसका कोई अमली जमा होता हुआ नजर आ रहा है, कोई प्रैक्टिकल नजर आ रही है सड़कों पर हमें कि कुछ होता हो या अमला नजर आ रहा हो वहां पर? अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो आपने जो कहा कि 60 साल से पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं आपको ये बता दूं कि जब जंग अजीम हुई थी 1857 में, तब का इंफ्रास्ट्रक्चर भी लाहौर में लगा हुआ है जिसको अभी तक तब्दील नहीं किया गया। तो इनके होश के नाखून लेने चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि MD वासा का, कमिश्नर लाहौर का, वजीर हाउसिंग का, फिर उसके बाद निगरान वजीर आला पंजाब का या तमाम ब्यूरोक्रेसी का फील्ड में निकाल देना
और जाके कहना कि निकासी आपके ऑपरेशन को बेहतर बनाएं, इससे फर्क तो पड़ता है, लेकिन इतना मेजर फर्क नहीं पड़ता कि जो बारिशी पानी है उसके निकास को बर वक्त मुमकिन बनाया जा सके। सड़कों से, गलियों मोहल्लों से जो पानी का निकास है वो सिस्टम ने करना है। अगर आपके सिस्टम की इस्तेदाद का ठीक नहीं है तो एमडी वासा चाहे बड़े बूट पहन के या वजीर आला पंजाब लॉन्ग बूट पहन के पानी के अंदर खड़े रहें, वो पानी तब तक उसका निकास नहीं होना जब तक पीछे सिस्टम नहीं चल रहा होगा। लाइक आपने जब देखा कि जब लाहौर में ये मानसून की पहली बारिश हुई और कलमा अंडरपास जो कि 420 करोड़ रुपए का बना था वो सारा डूब गया, उसके पीछे बुनियादी वजह ये थी कि सिस्टम ही मौजूद नहीं था। तो ये अगर सिस्टम की इस्तेदाद कार में इजाफा कर दिया जाए, जो डिस्पोजल स्टेशन हैं वो जितने वो उनकी एनर्जी है उसके मुताबिक चलाए जाएं, जो लाइनें हैं वो सफिशिएंट तरीके से चलें, जो ज़ेरे तमीर प्रोजेक्ट्स हैं उनको मुकम्मल कर दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि एमडी वासा को या किसी भी जो आला ओहदेदार है या कमिश्नर लाहौर है उनको सड़कों पर निकलना पड़ेगा और वो उनको फिर अपनी प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ेगी और उनको खुद बताना पड़ेगा कि देखें जी हम फील्ड में मुतारिक है। और फिर आई थिंक वो अपने दफातर में बैठ के जो रोजमर्रा के अमूर हैं वो सर अंजाम देंगे, क्योंकि जो पानी का इखराज है, जो बारिशी पानी का निकास है वो तो सिस्टम कर रहा होगा। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस वक्त जो सिस्टम है वो पुराना हो चुका है, वो सीधा हो चुका है, अपनी मुकम्मल कैपेसिटी के साथ नहीं चल रहा, जिसकी वजह से ये मसाइल हैं। ठीक है जी, ये मसाइल जो हैं ये सदियों पुराने हैं और ये अभी भी चल रहे हैं और ये इसी तरह चलते रहने हैं, क्योंकि इसके हवाले से कोई भी इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं। सिर्फ क्या होता है जनाब, दौरा कर लिया जाता है और उसके बाद भी कोई हमें प्रैक्टिकल होता हुआ वहाँ पर नज़र नहीं आता, कोई अमला हमें वहाँ पर नज़र नहीं आता, कोई निकासियाब का मामला बेहतर होता हुआ हमें नज़र नहीं आता है। तो आज की सूरत हाल यही थी कि जनाब पूरा दिन वक्फे से बारिश बरसती रहेगी और हमारा जो शहर लाहौर है, प्यारा लाहौर है, वो खुदा न खास्ता इसी तरह हमें नदी नालों का मंजर दिखाता हुआ नजर आएगा। तो ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे आज की सूरत हाल। ज़ैन, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ जनाब मुआशरती रवैयों के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने ना मुआशरे के कुछ दकियानूसी जो ख़यालात हैं ना उनके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालनी है, क्योंकि उसे दकियानूसी ख़यालात कहा जाए या फिर मेरे ख्याल से मनफी सोच कह लें। हम एक ख़ास उम्र तक ही ना किसी भी मर्द या औरत को फ़ैशन करने या बनने संवरने के काबिल समझते हैं और इसके बाद हम खुद चाहे कैसे भी नज़र आएं, लेकिन दूसरे को संजीदा और फ़ैशन से आउट ही हमें समझते हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन के मुताल्लिक़ इंतहाई हकारत अमेज़ अलकाबात या फिर नेगेटिव बातें सुनने को मिलती हैं और हमारे मुआशरे में औरत ने जैसे ही 40 बरस की हद उबूर कर ली तो वही उसके लिए इस मुआशरे के ख़ास सलूक का आगाज़ हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि हमारे मुआशरे में बड़ी उम्र की जो औरत है, अगर ऊंची ईड़ी की जो जूती है अगर वो पहनना मायूब समझा जाता है, उनके लिए फैशनेबल कपड़े जो है वो थोड़े से ममनू समझे जाते हैं। भड़कता मेकअप करना या गलती से अगर वो जनाब लाल लिपस्टिक लगा लेती हैं या लाल जोड़ा पहन लेती हैं तो बड़ा मायूब समझा जाता है और कहते हैं कि ये क्या पहन लिया है, तुम्हारी तो उम्र ही नहीं है, ये तो जवानी के फैशन करने वाले, अब तुम ये क्यों कर रही हो। और तो और वो अगर बाल नहीं कटवा सकती हैं या अगर बाल बनवा लेती हैं तो जनाब फिर तो समझें कि क्या ही अलकाबात का इस्तेमाल किया जाता है। और कोई तेज़ रंग का सूट अगर गलती से उन्होंने पहन लिया है किसी भी शादी पे, मतलब दिल तो जवान होना चाहिए ना आपका। और उसके मुतालिक क्या कहा जाता है, और ये मुझे सबसे बुरी क्या मुहावरतन कहा जाता है कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम का ताना दिया जाता है। और मैं कहती हूँ कि जनाब ये क्यों कहा जाता है, आपका दिल जवान होना चाहिए, आप सारी ज़िंदगी जवान रहते हैं, एज इज़ जस्ट अ नंबर। वैसे भी कहा जाता है कि ये आपका माइंड सेट होता है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो 30 साल की उम्र में भी 60 साल के बन जाते हैं, मतलब उनके अंदर वो सोच और वो चीज़ ही नहीं रहती। और बहुत से ऐसे मैंने अधेड़ उम्र के लोग देखे हैं जो 60 साल के 70 साल के, लेकिन वो अभी भी ऐसे लगता है कि इतने एनर्जेटिक हैं, इतने जवान हैं कि उन्होंने अपने आप को खुश रखा हुआ है। तो ये जो सोच है ना, इसको हमने चेंज करना है। तो इसके ऊपर आज हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे कि जनाब वाकई एज इज़ जस्ट अ नंबर, और क्या हम किसी भी उम्र में कोई भी सोच
को परवान चढ़ा सकते हैं, कोई भी ख्वाहिश रख सकते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर आप उन्हें देखते हैं, ट्रेनर भी हैं और बहुत ही अच्छी बातें करते हैं और सबकी करियर काउंसलिंग भी करते हैं। तो सर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर आरिफ, सबसे पहले तो बताइए कि जिस तरह कहा जाता है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, वाकई ऐसा है कि हमें एज के लिहाज से फिर अपने आप को जो है ना वो बदलना चाहिए? मैडम, जाहिर है कि एज बेसिकली एक स्टेट ऑफ माइंड तो है ही है, इसके साथ साथ इसका बायोलॉजिकल और सोशल फैक्टर भी है। हमें तमाम चीजों को मद्देनजर रखना पड़ेगा। जैसे आप अपने इंट्रो में लिबास के बारे में बात कर रही थी, तो वो भड़कीला लिबास, छिछोरा लिबास, सोबर लिबास, डिसेंट लिबास, जीनस वाला लिबास, इन सब लिबास में फर्क तो होगा ना थोड़ा सा। तो अब जिस माशरे में हम रहते हैं उस माशरे में हमारी एक समझ बूझा के एंकर हैं, माशाल्लाह बड़े मारूफ चैनल की एक मारूफ एंकर हैं। इस एंकर की पोस्ट पर बैठने के लिए कुछ तकाजे हैं। यहाँ पर आप एक खास तरह के अच्छे डिसेंट सोबर लिबास में यहाँ पर आएंगी। अगर आप ये चाहें कि क्योंकि मेरी मर्जी है तो जैसे मर्जी कपड़े पहनूं, और आप ऐसे कपड़े पहने जो चैनल के मिजाज के खिलाफ हों, जो आपके प्रोग्राम के मिजाज के खिलाफ हो, तो मेरा ख्याल है कल आप यहाँ पर नहीं मौजूद होंगी। तो एज इज अ नंबर, नो डाउट। सॉरी, एज इज नॉट अ नंबर, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। लेकिन उस स्टेट ऑफ माइंड के साथ साथ हमें अब कुछ सोशल एनिमल कहा जाता है। हमें आसपास के लोगों का भी ख्याल करना पड़ता है, अपनी फैमिली का भी ख्याल करना पड़ता है। हमें छिछोरा नहीं दिखना, हमें डिसेंट दिखना है, हमें सोबर दिखना है। हमारी पर्सनैलिटी प्रेस्टीजियस होनी चाहिए, ना कि ऐसी कि लोग उसके ऊपर आवाजें करते हैं। खाने के बारे में कहा जाता है मैडम कि खाना इंसान अपने लिए खाता है जी। कपड़ों के बारे में कहा जाता है कि कपड़े दूसरों के लिए पहनता है। कि सोसाइटी में आप एक खास मकाम, एक खास प्रेस्टीज, एक खास रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए वो कपड़े पहनते हैं जो उस खास मकाम की डिमांड होते हैं। तो अगर आप कपड़े अपनी मर्जी के पहनेंगे तो सोसाइटी आपको वही रिस्पेक्ट, वही डिमांड, वही कुछ देगी जो उन कपड़ों से सोसाइटी के अंदर चीजें मुंसलिक हैं। तो थोड़ा सा चीजें कंफ्यूज हो जाती हैं। तो एक तो कपड़ों से मुंसलिक ना किया जाए तो ये बहुत बेहतर होगा। नहीं, लेकिन अगर देखें ना, अगर कोई एक खातून है, अगर वो 40 साल की हो गई है या 50 साल की होगी और अगर उसका दिल कर रहा है कि वो रेड लिपस्टिक लगाए या रेड जोड़ा पहने और उसको फिर इस अलकाबात का जो है वो सामना करना पड़ता है कि बूढ़ी घोड़ी, लाल लगाम, और ये अब आपकी एज नहीं है कि आप ये इस तरह के कपड़े पहने, अब आपको बड़ा सोबर नजर आना है, अब आपको इस तरह की बातें करनी है, आप इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। तो क्या ये इसका तायुन कौन करता है फिर? मैडम, जिस पोस्ट पर आप मौजूद, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया आपसे कि जिस पोस्ट पर आप मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर आप छोटे बच्चों की टीचर हैं, आप हाई स्कूल की टीचर हैं और आप यूनिवर्सिटी की टीचर हैं, इन हैं तो टीचर, मगर आपके मकाम के फर्क से आपके पहनावे और आपकी कम्युनिकेशन में फर्क आ जाता है। अच्छा। आप सेल्स की फील्ड में हैं, आप मीडिया की फील्ड में हैं, आप नर्सिंग की फील्ड में हैं, आपके पहनावे में फर्क आ जाता है। कारपोरेट सेक्टर का लिबास और है, इसी तरह से सेल्स फील्ड का लिबास और है, मीडिया इंडस्ट्री का लिबास और है, टीचिंग फील्ड का लिबास और है। अगर आप सुरख लिबास पहने, सुरख लिपस्टिक लगाए, जो मर्जी आप पहने, अगर वो आपकी उस फील्ड से मैच करता है तो कोई भी आपके ऊपर आवाज नहीं उठाएगा। लेकिन अगर आपकी फील्ड कुछ और है, आप मकाम कुछ और चाहती हैं, लिबास कुछ और पहनती हैं, इस सूरत में आवाज उठती है, वरना कतई कोई आवाज नहीं उठती। ये मिसमैच की वजह से प्रॉब्लम पैदा होती है। मतलब आपने ये देखना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कौन सी सोसाइटी में बैठ रहे हैं, किस तरह का सिचुएशन है, किस तरह के एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से आपने अपने आप को तैयार करना है। यू गॉट द पॉइंट, यही मकसद है मेरा बताने का। लेकिन यही अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ अगर मर्दों के तरफ देखा जाए तो उनके लिए एक बड़ी ख़ास जो है टर्म यूज़ की जाती है कि मर्द तो हमेशा जवान रहता है। तो इसकी इस्तिलाह का क्या मतलब, इस इस्तिलाह का क्या कहेंगे, किस तरह इसको एलेबोरेट करेंगे, इसका क्या मतलब फिर समझे हम? देखिए, अगर तो इस बात को कि मर्द हमेशा जवान रहता है, क्योंकि आपने टॉपिक कपड़ों से शुरू किया था, तो मैं कपड़ों के टॉपिक से स्टार्ट करूं तो हमारे माशरे में 40 साल के बाद की जिस तरह ख्वातीन आप कहती हैं कि वो सूरत कपड़े पहने तो लोग मजाक उड़ाते हैं, तो 40 साल से ज्यादा के मर्द अगर खाली निक्कर पहनकर बुनियान पहन के बाहर आए तो बड़ा मायूस समझा जाता है। जबकि छोटा बच्चा 12, 13, 14, 15 साल का ऐसे आ जाए तो मायूस नहीं समझा जाता। ये मामला तो वहां पर भी आएगा। अच्छा, लेकिन जो आपने कहा कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, उसकी वजह कपड़ों की चॉइस नहीं है। उसकी वजह यह है कि ज्यादातर मर्द जो हैं वो सख्त काम करते हैं जी।
वो मुशक्कत वाले काम करते हैं। मर्दों को अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, ये बताने के लिए कि मुझे घर की जिम्मेदारी संभालनी है, मैं सिर से कभी हूँ, मुझे मुश्किल काम करने हैं, वजन मुझे उठाना है, ताकि घर में एक डब्बा जो बॉक्स बंद हो जाए ना मसाले का, वो जो ख्वातीन से नहीं खुलता, तो मर्द के पास भी आती है ना कि खोल दो। अच्छा, इतने में मर्द साथ खुश हो जाते हैं कि वाह देखो मेरे में कितनी ताकत है। अच्छा, अब उन्हें खुद को मोटिवेट रखने के लिए खुद को ऑटो देने पड़ते हैं कि भाई हिम्मत करो, तुमने बूढ़ा नहीं होना, मर्द बूढ़ा नहीं होता, हमारे ऊपर घर की जिम्मेदारियां हैं, बेटी की है, बहन की है, माँ बाप की है, मर्द बूढ़ा नहीं होता, हमें आखिरी दम तक काम करना है। इस चीज को अगर आप इस तरह से पॉजिटिव लें तो किसी किस्म का क्लैश पैदा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कहा जाता है कि जनाब अगर आपकी जवानी में हैं, अगर आप 20 से 30 साल की उम्र में हैं, तो आप उस तरह के ख्वाब देखें, अपनी ख्वाहिशात को उसी जो है ना पैरामीटर के अंदर आपने देखने हैं। लेकिन जैसे ही आप 40 क्रॉस करते हैं, 50 क्रॉस करते हैं, तो आपके ख्वाहिशात भी चेंज हो जानी चाहिए, आपके ख्वाब भी चेंज हो जाने चाहिए, आप जवानों वाले ख्वाब नहीं देख सकते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। इसका एक पार्ट हम एग्री कर लेते हैं, जो एक पार्ट हम कहते हैं ना कि टीन एजर के ख्वाब आपको आफ्टर 50 नहीं देखने चाहिए, वो रोमांटिक किस्म के ख्वाबों की बात शायद हो रही होगी। लेकिन जो लाइफ के गोल्स हैं, जो लाइफ के मकसद हैं, वो ख्वाब जो आपको जिंदगी में आगे लेके जाते हैं, वो किसी भी उम्र में देखते हुए पूरे किए जा सकते हैं। अब बड़ी बड़ी मिसालें ले लें, मैकडॉनल्ड्स के मालिक रे क्रॉप की ले लें, KFC के कर्नल सैंडर्स की ले लें। पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने आफ्टर 40 अपना काम स्टार्ट किया, आफ्टर 50 अपना काम स्टार्ट किया, और अपने वो तमाम गोल्स जो पिछले 50 इयर्स में वो हासिल नहीं कर सके थे, वो आफ्टर 50 2-3 सालों में हासिल कर सके। बिजनेस कम्युनिटी में आज जो डिजिटल बिजनेस कम्युनिटी है, इसमें भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि 2 नस्लों ने जो 50 साल में अर्न नहीं किया था, अपनी जिंदगी की आसाइशात हासिल नहीं की थी, नई नस्ल ने 2-3 साल में उस डिजिटल एज में डिजिटल एनवायरनमेंट को समझते हुए 2-3 साल में वो सब कुछ हासिल कर लिया। एक आदमी 50 साल तक कुछ हासिल नहीं कर सका, उसने आज अपनी फील्ड चेंज की और आज के हालात के मुताबिक नई फील्ड अडॉप्ट की, और 2-3 सालों में उसने अपनी फैमिली को वहां तक पहुंचा दिया जहां 50 सालों तक नहीं पहुंचा सका। मेरा ख्याल है कि ख्वाबों को लिमिटाइज नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन और आसमान की कुव्वतों को हमारे लिए मुसख्खर किया है, उसके लिए एक चीज तो तस्दीक रखी नहीं कि 10 साल में कर सकते हैं, 20 में या 50 में। आप 7 साल में भी कर सकते हैं, 70 साल में भी कर सकते हैं। असल में जो आपने एज की बात की थी ना कि एज इज नंबर गेम और नॉट, एक्चुअली एज का ताल्लुक आपके ख्वाबों के साथ भी तो है ना, आपके हौसलों के साथ है, आपके अज़ाइम के साथ है। तो अगर आपके हौसले बुलंद हैं, आपके अज़ाइम बुलंद हैं, मकसद बड़े हैं, तो आप कभी भी बूढ़े नहीं होते, मर्द हो या औरत। बिल्कुल ऐसे ही, ये बहुत अच्छी बात आपने की है कि जनाब आपके मकसद बड़े होने चाहिए और फिर आप कोई भी ख्वाब देख सकते हैं, आपके अंदर जनाब वो पैशन होना चाहिए कुछ भी करने का। अच्छा, दूसरा मैं थोड़ा ये पूछना चाहूँगी आरिफ साहब के ख़वातीन के हवाले से कि वो जब अपने बच्चों की तरबियत कर रही होती हैं, एक अच्छा शहरी बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जब उनकी तरबियत करती है, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने मलहूज़े खातिर रखना होता है कि जब वो मुआशरे में निकलें, अपने घर से बाहर निकलें, तो वो एक अच्छा इंसान दिखे, एक अच्छा इंसान बने? मतलब जब हम स्कूल में जाते हैं तो हम आमतौर पे स्कूल से बच्चों के नंबर्स की बात करते हैं कि बच्चा इतने नंबर्स ले लेगा, इतना ग्रेड ले ले। उसके नतीजे में बच्चा एक रोबोटिक मशीन तो बन जाता है, पैसा कमाने की मशीन बन जाता है, सोसाइटी के मैकेनिज्म में फिट होने वाला पुर्जा बन जाता है, मगर अपनी असल शनाख्त खो जाता है। आप देखेंगे सोसाइटी में कामयाब इंसान बनने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए आपको सोशल स्किल्स चाहिए, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, लीडरशिप स्किल्स है, टीम बिल्डिंग स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, विनिंग एटीट्यूड है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की टेक्निक्स हैं, पब्लिक स्पीकिंग है। इसके ऊपर हम लोग बिल्कुल फोकस नहीं करते। हम बच्चों को घर में कहना शुरू करते हैं मेरा बच्चा बड़ा भोला है, इसे तो बाजार जाना भी नहीं आता। हम उसे शॉपिंग करने के लिए छोटी सी वो चीज लेना चाहता है, हम उसे उसकी इजाजत नहीं देते कि वो अपनी मर्जी से ले ले। नतीजतन सारी जिंदगी उसमें डिसीजन मेकिंग डेवलप नहीं हो पाती, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। बाहर जाएगा, गिर जाएगा ना, गिर जाएगा तो क्या होगा, नुकसान कराएगा, 100 रुपया कोई गिरा के आ जाएगा, दुकानदार को 100 रुपया एक्स्ट्रा दे देगा, स्कूल में बच्चों से लड़ पड़ेगा, दोबारा सुलह हो जाएगी। ये वो तमाम सोशल स्किल्स हैं जो इनिशियल स्टेजेस से बच्चे को सिखाने चाहिए। हमने बच्चे को ओवर पैम्पर करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा क्या हुआ, जितनी भी माएँ हैं वो मेरी बात को बड़ी अच्छी तरह समझ सकती हैं कि वो माएँ जो बच्चे को गोद से नहीं उतारती, वो चलना बहुत लेट सीखता है। वो चलना सीखता है, बहुत लेट सीखता है। बच्चे को चलना सीखने के लिए गोद से उतारना पड़ता है।
तो सोसाइटी में भी अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छे पूरे समाज शहरी के तौर पर मूव करे, तो उसे बोझ से उतारने, उसे अपने फैसले करने दें। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात की है कि माशरे के जिस तरह के रवैये हैं, जिस तरह के दकियानूसी ख़यालात और मनफी सोच बढ़ती जा रही है, उसको किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, वो ख़वातीन के हवाले से हो या फिर मर्द हजरात के हवाले से। इस पर हमने बात की। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब सेगमेंट है हमारा आज की किताब और इसमें प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं और आज कौन सी किताब के साथ हमारा और आपका तारुफ करवाने वाले हैं वो जान लेते हैं। जी अहमद साहब बताइए। शुक्रिया मुनीबा। आज जो मेरे पास किताब है वो शाहकार किताब है और वो है फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का बेहतरीन नावल क्राइम एंड पनिशमेंट। ये हैरान कुन नावल है। इसने आम आदमी को ही नहीं बड़े बड़े जय्यद लोगों को मुतासर किया। इसकी कहानी क्या है मुख्तसरन वो मैं अर्ज़ करता हूँ। वो ये है कि इसका हीरो है रस्कोलिनकोफ। ये एक कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद ये वजाहतें अपने आप को पेश करता है कि ये कत्ल मैंने बहुत सारी इंसानियत को बचाने के लिए किया है। फिर ये कहता है कि अगर कत्ल की इजाज़त नेपोलियन को ना होती तो वो कभी भी इनकलाब न ले आता। इसी तरह उसने फर्दर जाता है न्यूटन तक, बल्कि बड़े बड़े जो रिफॉर्मिस्ट हैं उन तक जाता है और वो ये कहता है कि देखें, अगर 100 लोगों को मार देने से 1 करोड़ लोगों की बेहतरी होती है तो 100 लोगों को मार देना गुनाह तो नहीं है। तो अगर मैंने एक ऐसी सूदखोर बुढ़िया को कुल्हाड़े के साथ कत्ल कर दिया है तो मैंने कौन सा जुर्म किया है। अच्छा, मज़े की बात है कि जब ये कत्ल कर देता है तो ऐन उस वक्त उस बुढ़िया की एक रिलेटिवली जवान 30s में बहन है, हाफ सिस्टर, वो वहाँ पे आ खड़ी होती है और वो चश्मदीद गवाह बन जाती है इस कत्ल का। तो मजबूरन हीरो को उस औरत को भी कत्ल करना पड़ता है। इस तरह ये 2 कत्ल होते हैं। अब ये तो हो गया क्राइम। पनिशमेंट क्या है इसकी, ये बेहद खूबसूरत बात है। क्राइम का तो वो बता रहा है किसी और इतना ज़हीन है, इतना इंटेलिजेंट है कि कोई निशान नहीं छोड़ता, किसी के पास कोई शहादत नहीं है कि कत्ल इसी ने किया है। सब लोगों को चकरा के घुमा के रखता है। इनकी जो हीरो है इसकी एक माँ और एक बहन जो पीछे दूसरे शहर में है वो भी इधर इसके पास सेंट पीटर्सबर्ग में आ जाते हैं। ये सारा जो वाक़या है ये सेंट पीटर्सबर्ग का है, यानी इसको सेट किया है दोस्तोयेव्स्की ने सेंट पीटर्सबर्ग में। अच्छा, हीरो जो है उसके कैरेक्टर को उसी तरह उन्होंने बनाया, संवारा और हमारे सामने वो लेके आए। जैसे क्रामाज़ोव ब्रदर्स में इवान जो क्रामाज़ोव है उसको लेके मुझे कुछ रेलिवेंस उसके साथ लगती है। वो क्रामाज़ोव ब्रदर्स जो है वो 1878-79 का है, ये 1862 का। फ़र्क तो है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि क्रामाज़ोव ब्रदर्स तो खैर उसका शाहकार है, इसमें कोई शक नहीं है, मैग्नम ओपस कहना चाहिए। लेकिन ये भी जो नावल है इससे बहुत सारे लोगों ने इस्तेफ़ादा किया। जैसे मैंने शुरू में कहा कि फ्राइड जैसे आदमी ने ख्वाबों इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स जो किताब लिखी है, फ्राइड का अपना कहना है कि मैंने इससे दोस्तोयेव्स्की से बहुत कुछ सीखा है। आइंस्टाइन कहता है कि मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। तो इसमें कोई शक नहीं कि जो हमें फ्राइड के यहाँ ख्वाबों की ताबीर मिलती है वो रस्कोलिनकोफ के जो ख्वाब हैं वो हैरान कुन हैं। इसी तरह आगे वो जो एक इसकी बहन को प्रपोज करने वाला बंदा, उसको अजीबोगरीब 3 मुसलसल ख्वाब आते हैं। जिस दिन उसने खुदकुशी करनी होती है वो ख्वाब आते हैं, वो ख्वाब हैरान कुन है। इसने जब बुढ़िया को कत्ल करना होता है तो उससे 1 रात पहले इसको ख्वाब आता है कि एक बंदे ने मार मार के एक बूढ़ी घोड़ी को कत्ल कर दिया। तो बूढ़ी घोड़ी जो है वो अलामत है उस बूढ़ी की जिसको कि इसने कत्ल करना है। बहरहाल इसकी जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसकी जो सज़ा है, क्राइम तो हो गया, सज़ा क्या है? सज़ा ये है कि ये जितना बीमार था, ड्रीलियम का, मेलनकोली का, यानी इसको सरसाम का मरज़ था, ये शदीद हो जाता है। वो बुखार भी होता है, शदीद हो जाता है और अपने ज़मीर जो है कभी इस तरफ हक़ में फ़ैसले देता है कि बड़ा अच्छा किया, कभी उसके मुखालिफ कि ये मेरे कैसे कर दिया है, ये मुझे तो हैरत होती है, वगैरह वगैरह। और इसको ज़ाहिर है कैद होने का वो खौफ भी होता है, कभी कभी बहादुर बन जाता है। ये जो तालमेल है ये बड़ी ही अजीब व गरीब है, बड़ी ही हैरान कुन है। फ्राइड ने इससे सैडिज़म निकाला,
फ्राइड ने इसे जो मैसोकिस्ट रवैया है वो निकाला, सिगमंड फ्राइड ने इस नावल से। और ये रस्कोलिनकोव को आखिर क्या होता है, जाहिर है ये पकड़ा जाता है एक बड़े ज़हीन आदमी के सामने। सबसे पहले तो ये अपनी हीरोइन के सामने ये इतराफ़ जुर्म करता है। जब ये इतराफ़ जुर्म कर रहा होता है तो इसकी बहन को जिसने प्रपोज किया वो ईज ड्रॉपिंग करता है, वो कान से सुन लेता है दीवार से उस पार, लेकिन वो जब खुदकुशी कर लेता है तो वो सबूत भी ख़त्म हो गया। तो इस तरह ये बहुत शानदार नावल अपने इख्ताम को इस तरह पहुँचता है कि इसके हीरो को सज़ा हो जाती है और इसकी हीरोइन ये अहद करती है कि मैं तुम्हारी सज़ा की तकमील का इंतज़ार करूँगी और मैं बाहर जब तक तुम आज़ाद नहीं हो जाते मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, जब तुम आज़ाद होगे तो ज़ाहिर है एक यूनियन हो जाएगा। तो जुर्म आपके सामने आ गया, उसकी सज़ा इसका अंदर का ज़मीर वो भी दे रहा है और उसके बाद कानून भी सज़ा देता है। लेकिन इन सब में एक चीज़ ना भूलिएगा कि इस सज़ा में भी, सज़ा की सख्ती में, सज़ा की आग में जो चीज़ ठंडक बनती है, सज़ा के ज़ख्म में जो चीज़ मरहम बनती है वो है मोहब्बत। तो मोहब्बत का जो किरदार है दोस्तोयेव्स्की के यहाँ वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत गहरा है। हमें कारामाज़ोव ब्रदर्स में भी जो बुज़ुर्ग कारामाज़ोव है उसको और उसके बड़े बेटे को एक ही खातून से मोहब्बत हो जाती है और इसमें रस्कोलिनकोव को भी एक ऐसी लड़की से मोहब्बत हो जाती है जो एक बहुत ज़्यादा एक बदकार किस्म के मर्द की जो है ना वो बेटी है। तो आप ये नावल अगर आप वो हैं अदब के तालिब इल्म हैं तब भी, नफ्सियात के तालिब इल्म है, फ़लसफ़े के बड़े बड़े सवालात हैं इसमें, फ़लसफ़े के तालिब इल्म है तब भी आप ये नावल पढ़ें, आपके साथ रहेगा। जाते जाते एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसको पढ़ के हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि हम बीमार हो गए, वो सरसामी कैफियत उन पर भी तारी हो जाती है जो इस हीरो की है। ये है गिरफ्त, ये है जादू बड़े लिखारी का। मैं चाहता हूँ कि आप पर भी ये जादू आए। और जनाब क्राइम के हवाले से ख़ास तौर पर उन्होंने जनाब आज एक नया और मुनफरद मौजू चुना और उस किताब का मौजू चुना अहमद अमाल साहब ने, जो उन्होंने आपको बताई है, जिसका तारुफ हम सबसे उन्होंने कराया है। तो अहमद साहब आज के लिए आपका बेहद शुक्रिया और आप भी पढ़िएगा इस किताब को और फिर इसका फ़ीडबैक ज़रूर हमें दीजिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्सरसाइज के हवाले से बात कर लेते हैं। तो आज सुलाफ़े हमें बताने वाली है कि आप अपने लंग्स को किस तरह हेल्दी रख सकते हैं। तो सुलाफ़े की तरफ चलते हैं और हेल्दी सी योगा टिप्स ले लेते हैं सुलाफ़े से। जी सुलाफ़े, ओवर टू यू। जी मुनीबा, आज हम बात करने वाले हैं योगा फॉर हेल्दी लंग्स। आपके जो फेफड़े हैं उनकी हेल्थ या रेस्पिरेटरी आपकी हेल्थ किस तरह से बेहतर बनाई जा सकती है योगा के ज़रिए। अक्सर वो लोग इन जो मैं एक्सरसाइज आपको बताऊंगी इनको परफॉर्म कर सकते हैं वो लोग जो अपना स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं एक्सरसाइज के दौरान, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अगर उनको आ रही है, या कोई ब्रीदिंग इशू है, इन्फेक्शन है, खुदा ना खास्ता अगर वो कोविड से गुजरे हैं और तब भी उनको ब्रीदिंग इशू आ रहा है, या एज़मा का अगर आपको प्रॉब्लम है, तो तब भी हम इन एक्सरसाइजेज को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है, या हम अगर लंग्स की बात करते हैं तो उसकी हेल्थ को ख़राब करता है आपका स्ट्रेस, जो कि हम लोग नॉर्मली कहते हैं स्ट्रेस कैसे ख़राब कर सकता है किसी चीज़ को, मुझे बस स्ट्रेस हो रहा है और ये नॉर्मल है, लेकिन वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है आपकी मेंटल हेल्थ के बाद, और इमोशनली आप डिस्टर्ब रहने लग जाते हैं। इसके अलावा स्मोक या पोल्यूशन आपको बहुत ज़्यादा आपके जो लंग्स हैं उनको पोल्यूट कर देता है। तो अब हम बात करेंगे इसके क्योर की, और वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि एक्सरसाइज के दौरान उनका स्टेमिना बढ़े वो इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहली चीज़ होगी प्रेशर पॉइंट। आपका प्रेशर पॉइंट जो आपकी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के दरमियान में, यहाँ पर जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए ये आपका प्रेशर पॉइंट होता है। और इसको अगर आप प्रेस करते रहते हैं 1 मिनट के लिए या 2-3 मिनट के लिए 2 से 3 दफ़ा दिन में, तो आप महसूस करेंगे कि अगर आपको ये फील हो रहा था कि आपकी सांस जो है वो थोड़ी तंग है, या जिस तरह मैंने कहा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो तब वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। इन एक्सरसाइजेस को वो लोग भी परफॉर्म कर सकते हैं जो मैं बताऊंगी, जो साइनसेस से गुजर रहे हैं, या कोई एलर्जी है, या कोई इन्फेक्शन है, या इन्फ्लेमेशन है, खुदा ना खास्ता। अब हम आएंगे अपनी मून ब्रीदिंग पर। मून ब्रीदिंग किस तरह से होती है कि आप सबसे पहले अपना जो पोस्चर है उसको सेट करेंगे, और वो किस तरह होगा कि आप आ गए यहाँ पर वज्रासन हम जिसको बोलते हैं। वज्रासन में आने के बाद आपको क्या करना होगा, आपने अपने हाथों को यहाँ पर बैकवर्ड्स लॉक करना है। लॉक मतलब सिर्फ आप अपनी रिस्ट को इस तरह से होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद अगर आप चाहे अपने हाथ यहाँ पर भी रख सकते हैं, लेकिन होल्ड करने के बाद आपने सबसे पहले इनहेल किया। इनहेल करने के साथ ही आप अपनी बैक को आर्च में लेकर आएंगे और थोड़ा सा पीछे जाएंगे। पीछे जाने के बाद एक्सहेल करते हुए
तब आप स्लोली नीचे आएंगे, एक्सेल करते हुए आप यहाँ नीचे आ गए। आप जैसे ही यहाँ पर मूव करें, चाहे तो आप अपनी जो है चिन ऊपर रख सकते हैं या नीचे भी हो सकता है। अब दोबारा इनहेल किया, आप इसको मुसलसल परफॉर्म करेंगे, यानी कुछ देर इनहेल करने के बाद एक्सेल। यहाँ पर आने के बाद आप इसके 10 से 12 राउंड एक साथ कर सकते हैं या 20 से 30 राउंड आप इसके कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसे रेस्ट चाहते हैं तो रेस्ट आप किस तरह करें कि जैसे आप नीचे आए, उसके बाद आपने चाइल्ड पोज में बहुत रवायती अंदाज में नहीं, आपने आराम से सिर्फ स्ट्रेच आउट करना है खुद को, जैसे हम चाइल्ड पोज बोलते हैं, लेकिन आपने आराम से इसको अपने हाथों को क्रॉल करते हैं, जिस तरह हम क्रॉल करते हैं उस तरीके से गए और यहाँ होल्ड किया। होल्ड करने के बाद आप यहाँ पे 10 से 15 सेकंड्स रह सकते हैं, 30 सेकंड रह सकते हैं, 1 मिनट रह सकते हैं, जिस तरह भी आपको आसान लग रहा है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा उस दौरान डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप किसी नेक्स्ट आसन पर शिफ्ट कर जाएंगे एक्सरसाइज को। अब आपको क्या करना है, जब भी हम बात करते हैं आपकी लंग्स की हेल्थ की या इस रीजन की, तो उसके लिए फिश पोज बहुत अच्छा होता है। अब आपने क्या करना है, आप अपनी कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढेंगे। आपने अपनी लेग्स को आराम से इस तरह से स्ट्रेच किया और अपनी कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढ के अपने हाथों को यहाँ रखा फ्लोर पर, आप अपनी एल्बोज पर आएंगे और अब आप अपनी नेक को टिल्ट करेंगे या आप कह सकते हैं बैकवर्ड्स ले जाएंगे ताकि आप अपने क्राउन पर इस तरह फ्लोर पर ठहरें। अब आप पीछे जाते जाएंगे यहाँ इस तरह। इस पोजीशन में आपको होल्ड करना है। उस दौरान याद रहे कि आपको बोलना नहीं है, आप बात नहीं करेंगे। जब नेक इस पोजीशन में हो आप मजाक में भी बात नहीं करेंगे। दूसरा ये कि आपके ये हार्मोन्स को बैलेंस कर देगा और साथ ही साथ आपके अगर सांस का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको भी ठीक करना शुरू कर देगा। इसके अलावा आप आ सकते हैं ब्रिज पोज में। ब्रिज पोज में आपका पोस्चर ही वो बनता है कि जो आपको प्रेशर थोड़ा सा यहाँ पर देगा, जिसकी वजह से आपकी जो लंग्स की हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। अब अगर आप इसको इंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपने अपने पाँव बिल्कुल पास रखें और यहाँ पर इसको पकड़ना है, यानी अपने पाँव को आप होल्ड कर सकते हैं और इस एरिया पर फोकस करें। आपने कुछ देर यहाँ पे कुछ सेकेंड्स 3 और 5 सेकेंड्स आपने होल्ड किया और उसके बाद एक्सेल। आप इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे। इसके अलावा वो तमाम चीज़ें जिसे हम हार्ट ओपनिंग कहते हैं, हार्ट ओपनिंग यानी अपने हाथों को मैं पीछे इस तरह से एक्सटेंड करूंगी और गर्दन को थोड़ा सा हमने ऊपर ले जाना है यहाँ, और साथ ही साथ आप सांस लेते रहेंगे। इस एक्सरसाइज से ये होता है हार्ट ओपनिंग, इसको इसलिए कहते हैं कि आप एक्सरसाइज जब करते हैं ये एरिया, इसमें स्ट्रेच आप कर सकते हैं इस एरिया को और आपकी ये हार्ट ओपनिंग होती है। साथ ही साथ आप बैठे बैठे एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, वो ये होगी कि आपने अपने हाथ अपनी डायफ्राम पर रखे। यहाँ पर रखने के बाद आपने जब इनहेल किया और आपने इनहेल करने के साथ इसको अपने हाथों को बाहर की तरफ लेकर जाना है, यानी इनहेल एंड एक्सेल। जैसे ही एक्सेल करेंगे आपके हाथ वापस आएंगे। अगेन इनहेल एंड एक्सेल। याद रहे कि जब आप इनहेल करते हैं आपका पेट बाहर को आना चाहिए और जब आप एक्सेल करते हैं तो आपका पेट अंदर को जाना चाहिए। इस तरह से आप अपना वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं और साथ ही साथ जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है और रेस्पिरेटरी हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइजेस पसंद आई होंगी और ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी जो किसी न किसी इशू से इससे रेलिवेंट गुजर रहे हैं खुदा न ख्वास्ता, या वैसे ही अपनी लाइफ जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना चाहते हैं या प्रिकॉशन के तौर पे इन चीज़ों को करना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, सबसे पहले आप अपने आप को एक पॉजिटिव सजेशन देंगे और वो ये क्या होगा, जब भी आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने लगे, दिन स्टार्ट करने लगे, तो खुद से कहें आई एम ब्लेस्ड। बिकॉज आप ब्लेस्ड हैं तो आपके पास लाइफ है, आप जिंदा हैं, आपकी सांस चल रही है, आपकी फैमिली आपके साथ मौजूद है। जितनी भी नेमतें उनका शुक्र अदा करें। सुबह का स्टार्ट लें, इस रिजीमेंट का स्टार्ट लें तो आप हेल्दी ही रहेंगे। स्ट्रेस से दूर रहें, वो दूर रहने का यही तरीका है, जस्ट बी पॉजिटिव, बी द चेंज, मेक दैट चेंज, चेंज द वर्ल्ड। और मुझे और जागो लाहौर को हमेशा की तरह आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मेरी तरफ से आपको इस जर्नी के लिए भी बेस्ट ऑफ। ठीक है जी, सुलाफे नकवी हमारे साथ मौजूद थी। सुलाफे, आपका बेहद शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ मुआशरे के हवाले से बात कर लेते हैं। जनाब, मुआशरा ना एक पेचीदा निज़ाम है और जिसकी बुनियाद मुख्तलिफ रिश्तों या फिर मुख्तलिफ अकाइयों पर खड़ी होती है
और इनमें सबसे अहम मर्द और औरत का एक दूसरे के साथ ताल्लुक होता है। मर्द औरत के हकूक़ का ज़िम्मेदार होता है, जबकि ज़्यादातर माशरों में औरत मर्द पर ही मुनहसर होती है, डिपेंड करती है। और पाकिस्तान में ना सिर्फ औरतों के हकूक़ की पामाली की जा रही है, बल्कि उन्हें जान और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दिया जाता। पाकिस्तान में ख़वातीन पर तशद्दुद मामूल की बात बनती जा रही, बड़ा कॉमन होता जा रहा है, आम प्रैक्टिस होती जा रही है। और ऐसा अक्सर शादीशुदा ख़वातीन के साथ होता है कि शौहर तो एक तरफ उनकी सास, देवर और घर के दीगर अफराद भी उन्हें ज़दोकोब करते हैं, दूसरी जानिब बच्चियों को कोई नाज़िबा गलती पर गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, सरेआम कत्ल कर दिया जाता है, या घर में कैद करके उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। और जो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत अमर है, पाकिस्तान में 32% ख़वातीन हैं जिनको जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ता है, और 40% शादीशुदा ख़वातीन हैं जो अपनी ज़िंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर अज़दवाजी ज़िंदगी का शिकार हो रही होती हैं, ज़्यादती का शिकार हो रही होती हैं। और कुछ ऐसे वाक़यात भी थे जिनको रिपोर्ट नहीं करवाया जा सकता। ताहम ये जो इदादोशुमार हैं, इनके जो केसेस के इदादोशुमार हैं, ये दुरुस्त नुमाइंदगी नहीं करते हैं। पिछले दिनों अगर पिछले हफ्ते की बात कर ली जाए तो पिछले हफ्ते में ही काफ़ी ऐसे केसेस आए हैं। लाहौर की मैं बात कर रही हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करी, पंजाब की बात भी नहीं करी, मैं लाहौर की बात कर रही हूँ कि जिसमें 3-4 तशद्दुद के केसेस आए हैं कि जिसमें सास ने देवर के साथ मिलकर अपने बहू को कत्ल किया, उसको जला दिया, जिंदा जला दिया। दूसरी तरफ एक और केस आया कि ससुर ने मतलब अपनी ही बहू को कत्ल कर दिया। और इस तरह के और कितने केसेस हैं शायद जो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं, और उनके ऊपर कितना तशद्दुद किया जाता है। और लाहौर में एक और केसेस आया था कि लाहौर में शौहर ने अपनी बीवी को बांधकर, उसके हाथ पाँव बांधकर उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया, जो रॉड थे गर्म रॉड के साथ उसको मारता था, और 3 दिन तक जनाब वो घर में रही, किसी को मालूम नहीं था। और एंड पे जब पता चला उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया था और उसको हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया गया। तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है कि क्यों बढ़ता जा रहा है, ये तशद्दुद के जो केसेस हैं ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं, हमारा लॉ इस हवाले से क्या कहता है, क्या सज़ाएं मिल सकती हैं, क्यों नहीं इसके ऊपर ओवरकम किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। बैरिस्टर अमृत अहमद शेख हमारे साथ मौजूद हैं इन स्टूडियोज़ में। अमृत, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अमृत, जिस तरह मैंने बात की है कि सिर्फ लाहौर की मैं बात कर रही हूँ, 3 से 4 केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के सिर्फ एक हफ्ते में आए हैं, 1 वीक में आए हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं, और हमारा जो लॉ है वो इस हवाले से, डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से क्या कहता है? देखिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं, आपने फैक्ट स्टेट किए हैं, आपने इस तरह की सिचुएशंस और सिनेरियोज स्टेट किए हैं। हमारे पास ऐसे फैक्ट्स और ऐसे सिचुएशंस बहुत अरसे से मौजूद हैं। अच्छा। हमारी ऐसी चीज़ें बहुत अरसे से चलती जा रही हैं। हमारे पास कानून मौजूद है, हमारे पास हेल्पलाइंस मौजूद हैं। मसले की बात यहाँ आती है कि इनको इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। अच्छा। दूसरी, जैसे आपने बात की कि जो हमारे फैक्ट स्टेट करते हैं, इन मामलात को रिकॉर्ड ही नहीं करवाया जाता है, इनके ऊपर FIR ही दर्ज नहीं किए जाते। क्यों? फैमिलीज़ की तरफ से स्टॉप कर दिया जाता है, या उनके अपनी पर्सनल औरतों के इतने मसले मसाइल होते हैं कि देर स्केर्ड, वो डरती हैं कि हम क्यों आगे जाएं, हम अपनी फैमिली का नाम ख़राब करेंगे, हमारे साथ आगे क्या तशद्दुद होगा। क्योंकि इस तरह की सिचुएशंस में हम ये देखते हैं कि औरतें ना कि खाली घर तो एक्सप्लॉइट होती हैं बल्कि इस तरह के इदारों के हाथों में भी होती हैं। तो मुझे ये लगता है पर्सनली कि हमें इस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, और इन औरतों को हौसला अफजाई की ज़रूरत है। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस आपके घर वालों से आता है, आपके अपने माँ बाप से आता है। ये जो एक हमारी यहाँ पे एक मुनफरिद सी सोच है ना कि भाई बेटी ब्याह दी तो बस अब आप उसको छोड़ दो, फिर वापसी का रास्ता नहीं है, इस सोच को बदलने की ज़रूरत है ताकि औरतों के अंदर कॉन्फिडेंस आए। अगर उनके साथ कोई मसले का सामना होता है उसके बाद वो उस चीज़ को जाके रिपोर्ट कर सकें। तो ये चीज़ों की हमें सख्त अवेयरनेस की ज़रूरत है। लेकिन अब देखें ना, एक वेल सेटल्ड लोग नहीं है। हमारे पाकिस्तान की आबादी देख लें, आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे चली गई है। ठीक है, वो जब अपनी बेटियों को ब्याहते हैं, पीछे उनके ऑलरेडी इतनी औलाद मौजूद होती है, बेटियां मौजूद होती हैं कि वो वहाँ पर जाके नहीं देख सकते कि हमारी बेटी अच्छे तरीके से रह रही है या नहीं रह रही है। इस सेंस में तो वो उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते हैं कि आपने आवाज़ उठानी है। लेकिन हमारे कवानीन क्या कहते हैं, क्या वो हमारी खवातीन को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं? हमारे कवानीन तो शुरू से कर रहे हैं। आपके पास आपके 2016 के एक्ट्स मौजूद हैं, 2012 के एक्ट्स मौजूद हैं, 2019 के एक्ट्स मौजूद हैं। इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती? इम्प्लीमेंटेशन इस वजह से नहीं होती है क्योंकि हमारे इदारे काम नहीं कर रहे हैं। इसमें हमारे पास कानून तो बहुत अरसे से है। कानून हमें शरई लिहाज से भी देता है इजाज़त, और कानून हमें किताबी लिहाज से भी देता है। हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है, हमें हमारा आर्टिकल 27 भी देता है। बात यह है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने इनको
अप्लाई करना जी, है जी। वो अपनी एग्जीक्यूशन में काम नहीं कर पाते। और मुझे ये लगता है कि उसके तावन के लिए उनकी तरफ से घर वालों का भी सपोर्ट नहीं आता। आप देखिए होता ये मुनीबा कि जब आप जाते हो ना, आप अपना केस दर्ज कराते हो, तो उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो पीछे हट जाते हैं। वो इस चीज़ से वो कहते हैं कि आप विड्रॉ कर लें, या वो FIR वही जैसे मैंने आपको बात की वो नौबत तक आने ही नहीं देते हैं। उसके बाद प्रोसीडिंग्स चलती हैं, फिर बात रुक जाती है। हमारे सामने नूर मुकद्दम जैसे केसेस इतने ज़्यादा जिसके अंदर हमारे पास विटनेसेस मौजूद, हमारे पास एविडेंस मौजूद, क्लियर कट केस, ओपन एंड शट केस है वो, लेकिन आया कि उस पर फैसला सुनाया गया है नहीं। ज़ैनब जैसे केसेस हमारे पास मौजूद थे जहाँ पे इतने ज़्यादा तशद्दुद हुआ और आज तक चलता आ रहा है। आपने एक वार्ड तो उसके नाम से बना दिया, लेकिन आया कि आपने जो बंदा था, जो प्रिपरेटर था, उसको सज़ा दी। एक सज़ा भी दी जाए ना, ये बाकियों के लिए डेटरेंस होगा। अपने आप देखेंगे आपके मुआशरे में ये चीज़ों की कमियाँ कैसे आती हैं। मसला ये है कि हमारे यहाँ पे उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कानून बने हुए हैं, सारा मसला आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन का। और मैं ये सच्ची बात बताऊंगी, हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, मीडिया का एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक होल्ड पूरी दुनिया में है, इंटरनेशनली है। मुझे लगता है जितना ज़्यादा मीडिया इस तरह की बातों को एम्पावर करके इस तरह की चीज़ों के ऊपर कवानीन तो बने हुए हैं, लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन में हेल्प कर सकता है, वो बाकी इदारे उस तरह शायद ना रोल प्ले कर सकें। वो तो कर रहे हैं, हम लोग वक्तन फ़वक्तन जो है वो इसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, बट द पॉइंट इज़ कि लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। अब आप नूर मुकद्दम केस का ही ले लें, उसका मुजरिम गिरफ्तार हुआ, वो सज़ा याफ्ता भी हो गया, उसके ऊपर सारी एविडेंसेस भी हर चीज़ में। इसी तरह अगर डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से बात कर लें, फुटेजेस भी हमारे सामने आ जाती, पता भी चल जाता है कि ये ससुर ने इसको कत्ल किया, ये सास ने इसको कत्ल किया, सरेआम चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन बाद में उन लोगों के खिलाफ FIR भी हो जाती है, लेकिन वो परसू नहीं होती वो चीज़, उनको सज़ा नहीं मिलती है। वो थोड़ी ही देर के बाद वो बाहर होते हैं, उन्हें बेल मिल जाती है। ये भी तो एक इंसाफ का भी तो हमारा बहुत लैग कर रहा है कि हमारी जो पुलिस में इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होती है, या जो हमारी अदलिया है वो अच्छे तरीके से इसको केटर नहीं कर पाती है। असल में मैं एक बात बताऊं, अक्सर क्या होता है कि आउटसाइड सेटलमेंट्स हो जाते हैं। अब आप ये देखें, वो होता ये है कि जब आप एक दफ़ा केस दर्ज करते हो ना, और आप मैंने अपने पर्सनली मैंने खुद ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। इसी तरह एक एसिड बर्न विक्टिम का मेरे पास केस आया था, ठीक है, तेज़ाब वाला केस आया था, और उसके अंदर स्पेसिफिकली उन्होंने बार बार इस बात पे कहा था। पहले तो वो जी बड़ा एडमेंट थे कि हम जी ये कर देंगे, हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे और ये वो। फिर उन्होंने फाइनली वो इस पॉइंट पे आ गए कि आप आउटसाइड सेटलमेंट कर दें। अब इस तरह की सिचुएशन में, जैसे आपने कहा, गुर्बत इतनी ज़्यादा है, लोगों के हालात इतने बुरे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। जब इस तरह की सिचुएशन में मेजॉरिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तो फिर एक जो आप एग्जाम्पल और प्रेसिडेंट सेट करने की बात करते हैं, वो तो बात वो नहीं हो पाता है। बिल्कुल ऐसे ही इधर से ही अपने गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले हम डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से बात कर रहे हैं कि हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा घरेलू तशद्दुद के जो वाक़यात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। शादीशुदा ख़वातीन को ज़िंदा जला दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। आए रोज़ इस तरह के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन इनमें कमी वाक़ई नहीं हो रही है। क्या वजह है इसकी? हमारी क्या कवानीन में कुछ अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद होता हुआ हमें इम्प्लीमेंटेशन होती हुई उस पर नज़र नहीं आती है। दूसरा ये कि सज़ाएं किस तरह की हो सकती हैं, हमारे कानून इस हवाले से क्या कहते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बैरिस्टर अमृत अहमद शेख मौजूद हैं। और अच्छा अमृत, जिस तरह मैं बात कर रही थी कि एक तो हम लोग एग्जाम्पल सेट नहीं करते हैं, वो किसी भी केस में हो जाए हम लोग उसको उस बंदे को सज़ा नहीं दिलवाते हैं, और जिसकी वजह से वो जो एक खौफ होता है कि अब इस तरह का कोई भी हमने दोबारा से हरकत नहीं करनी है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करना, किसी बच्चे के साथ रेप नहीं करना, इस तरह के अगर खुलेआम हम लोग सज़ाएं दिलवाना शुरू हो जाएं, तो क्या आपको लगता है कि ये केसेस में या इस तरह की चीज़ों में कमी वाक़ई होगी? आप मुझे देखें मुनीबा, अगर हम कुछ नहीं तो हम सऊदी अरेबिया की एग्जांपल लेते हैं, हम दुबई की एग्जांपल लेते हैं। वहाँ पे चोरी पे एक दफ़ा उन्होंने हाथ काटे थे, उसके बाद से ना एक एग्जांपल थी अपने आप में। आप वहाँ पे अपनी चीज़ें छोड़ भी जाए ना, आपको पता है कि आपको मिल जाएंगी। देखिए, इस तरह की चीज़ें इन इटसेल्फ एक एग्जांपल होती हैं आपके लिए। आपके घर में एक छोटी सी मिसाल है। अच्छा, दूसरा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, उसके अंदर मैं ये चीज़ ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि यही लोग जो पाकिस्तानी होते हैं, यही वहाँ पर जाके बड़े सिविलाइज्ड बन जाते हैं कि इनसे बेहतर कोई नहीं है, इनसे बेहतर कोई नहीं है जो रूल्स की जो है ना वो कदर करता है और उसके ऊपर चलता है। ऐसे ही है।
और पता है मुझे दुख इस बात का होता है, वो कहते हैं कि आप पहले अपने घर को साफ़ कर लो, और अफसोस की बात यह है कि हम पहले अपने घर को साफ़ नहीं करते हैं, हम दूसरे के सामने अपना परसेप्शन ज़्यादा अच्छा लगते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनको भी नज़र आ रहा होता है हम कहाँ से आ रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। लोग भी पागल नहीं होते, इसीलिए शायद हमारी बैरून मुल्क में वो इज्जत बना ही नहीं हम सके जो कि हम एक टाइम पे बना चुके थे। आपको पता है एक टाइम ऐसा भी था पुराने, अगर हम अरसे की बात करें तो मैं वैसे ही ऑफ द टॉपिक थोड़ी सी एक बात करना चाह रही हूँ पाकिस्तान के हवाले से, कि पाकिस्तान ने जर्मनी को लोन दिया था। अच्छा। एक टाइम वो था कि हम PIA के जो हमारी एयरलाइंस थी, हम एमिरेट्स की ट्रेनिंग करते थे। वो हम लोगों ने ना एक अरूज का टाइम देखा था, गोल्डन जिसको हम एरा कहते हैं। फिर अभी तो यहाँ पे हम, मुझे लगता है हम 100 साल पीछे आ गए। जिस तरह हम औरतों के भी हकूक़ की बात कर रहे हैं, इन इटसेल्फ हम तो पीछे आ गए हैं ना अपनी उस चीज़ से। अब आज टाइम ये होना चाहिए था कि क्या औरतों को आदमियों जैसी पे मिल रही है। आज के टाइम पे हमें ये बात करनी चाहिए थी, क्या अगर आपकी सीनियर पोजीशंस हैं जिसमें आपके पास जुडिशरी में अभी 2 एग्जांपल्स हैं, कल आपने देखा 15 रुकनी बेंच बैठा है, 2 औरतें क्यों बैठी हैं, उसमें तो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। इसी तरह ही आपकी जो ज़रा ज़्यादा बड़ी सतह पे है उन पे औरतों को आना चाहिए। हम तो अभी तक डोमेस्टिक अब्यूज से बाहर नहीं निकल रहे हैं, हमने और क्या तरक्की करनी है। मुझे बड़ा अफसोस होता है ये बात कोट करके कि हमारे जैसे जो नौजवान हैं, हमारे पास आगे फ्यूचर क्या है इस मुल्क के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम फिर वही बात है, उम्मीद है, एक कोशिश है, एक जुस्तजू है जो हम सब मिलके कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि यही जुस्तजू आगे लेके चलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये कलेक्टिवली ये चीज़ें हो सकती हैं, ये आप अकेले करके नहीं कर सकते हैं जब तक आप कलेक्टिवली वो कोशिश नहीं करते हैं किसी भी चीज़। ये जो मुआशरती रवैये हैं, जिस तरह आपने बात की कि औरतों को हाई पोस्ट पे हम लोग कभी नहीं देखते हैं, सैलरीज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। देन मैंने तो कभी ऐसा एक भी इश्यू नहीं देखा है, केस नहीं देखा है कि घरेलू तशद्दुद में किसी शौहर को मार पड़ी हो, उसके ऊपर तशद्दुद किया हो किसी खातून ने, उसकी बीवी नहीं, हमेशा बीवी के हवाले से देखा है कि शौहर ने उसके ऊपर तशद्दुद किया। तो इस रवैये को, इन चीज़ों को चेंज किया जा सकता है, ख्यालात को, इन थॉट प्रोसेसेस को चेंज किया जा सकता है, माइंडसेट को चेंज किया जा सकता है। मुझे तो लगता है अगर हम इस्लामिक प्रिंसिपल्स को एक जैसा फॉलो करेंगे ना, वो यहाँ पे कहते हैं औरत के लिबास पे हमें बड़ा इस्लाम याद आ जाता है। जब औरत के हकूक़ की बात आती है तब हमारा इस्लाम मर जाता है। हम लोगों ने इस्लाम को भी रिलीजन ऑफ कन्वीनियंस बना दिया है। इसी तरह इनहेरिटेंस के राइट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। जब बेटी अपने हक मांगती है तो वहाँ पे हमें उसके हक देना याद नहीं आता। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस्लाम हमें 1400 साल पहले आज़ाद करके जा चुका है, लेकिन हम अभी भी इसमें आज़ादी अपनी ढूंढ रहे हैं। मुझे ये लगता है कि अगर हमारे ग्राउंड लेवल में, देखिए मुनीबा, इस चीज़ को टाइम लगेगा, 10 साल 20 साल 30 साल, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एजुकेशन का एक प्लेथोरा स्टार्ट हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता आप एक चीज़, आप स्पून फीडिंग कर रहे हो ना, आप आहिस्ता आहिस्ता अपने लोगों को ये चीज़ फीड किए जा रहे हो, तब्दीली आएगी। देखिए हमारी बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस भी आए हैं, हम पॉजिटिव चेंजेस भी देखते हैं। चलो फाइनली ही सही जुडिशरी में आई तो सही ना, अपर लेवल पे चलो आई तो सही ना। बात यह है कि इट्स गोना टेक टाइम, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ में चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक वो कहते हैं ना नौजवानों का खून चाहिए इस चीज़ में। इंशाल्लाह चीज़ें बदल जाएंगी, चेंजिंग आएगी, ज़रूर आएगी। अच्छा, दूसरा जिस तरह हमारा शायद माइंडसेट ये बना हुआ है अमृत के, जो ये डोमेस्टिक वायलेंस है, ये शायद जो गरीब तबका है उन्हीं के घरों में शायद होता होगा मामलात की वजह से, कि मौशी हालात ठीक नहीं है या बाकी चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन हमने बहुत सारे एलीट क्लासेस में, मतलब एलीट जो लोग हैं उनमें भी ये देखा है। बहुत से ऐसे प्रोमिनेंट केसेस हमारे सामने आए थे जिसके ऊपर हम आवाज़ भी उठाई थी, सारी चीज़ें भी होती हैं। वहाँ पर फिर क्या मसला है? वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको अवेयरनेस भी होती है हर चीज़ की। चले गरीब के बारे में तो बात कर लेते हैं कि उसको अवेयरनेस नहीं है, उसे कानून के बारे में नहीं पता, उसे बाकी चीज़ों के बारे में, लेकिन एजुकेटेड लोग भी इसमें मुलव्वस होते हैं। तो उनके ऊपर क्या कहेंगे फिर आप? उनको किस तरह हम लोग एड्रेस कर सकते हैं फिर? असल में पता है बात क्या होता है, जब आपका, आई एम सॉरी टू से, बट मेरा ना, क्योंकि मैं पर्सनली इस लेवल इन चीज़ों को इतना क्लोजली देख चुकी हूँ कि मेरा दिल दुखता है। जब आपके ज़र्फ मर जाते हैं ना, और जब आपके ज़मीर भी मर चुके हुए होते हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे हमारे पास बेशतर केसेस हैं। जब हमने ये देखा था, नूर मुकद्दम का केस आया था, तो हमारे यहाँ पे मेरा ख्याल है एक सीनियर पॉलिटिशियन थे या जर्नलिस्ट थे, आई एम सॉरी, आई डोंट प्रिसाइसली रिमेंबर देयर नेम, उनकी बहू को भी किसी ने इसी तरह ही मार दिया था, और उनकी टब में उनकी, हाँ जी, टब में उनकी बॉडी मिली थी। बात ये, वो पढ़े लिखे फैमिली के लोग थे, लेकिन उनके हाथ इधर इधर तक थे कि वो अपनी बात मनवा ली उन्होंने, और कानून उनके ऊपर नहीं, वो अपनी चीज़, अपना डंडा नहीं मरवा सका। लेकिन हमारे मुल्क में ये वाहिद, शायद पाकिस्तान, इंडिया, और मैं कुछ मुल्क के नाम लूँगी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ आती हैं, कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को देखें कि आपके वेस्टेड इंटरेस्ट मौजूद होते हैं,
और हाई फेवर जहाँ पे लोगों को मिलती है और जो हाई पोजीशंस में बैठे हुए हैं हायर पोजीशंस में, उनको इन चीज़ों की प्रिविलेज मिल जाती है ना चाहते हुए भी, कि फिर वो कानून को अपने हिसाब से मोल्ड भी कर लेते हैं जब उनको कन्वीनियंट लगता है। कुछ नहीं तो हमारी सियासत सबसे बड़ी एग्जांपल है इस चीज़ की। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ जी। तो फिर जब आप मुझे यही तो दुख होता है कि हम लोअर लेवल्स पे भी उन चीज़ों को इंश्योर ना कर सके, हम हायर लेवल्स पे भी ना इंश्योर कर सके। True. कोई एक आधा तो प्रेसिडेंट हम सेट करें ना इस चीज़ में। तो मुझे बड़ी उम्मीद है अपनी जुडिशरी से, अच्छा। अल्लाह करे कि हमारी जुडिशरी इस चीज़ पे हमारा साथ उठाए और जो हमारे पेंडिंग केसेस हैं उनको अपने एहतमाम पे पहुंचाए, क्योंकि ये अपने आप में एक एग्जाम्पल अब डालना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसी है जनाब। अगर आप सियासतदानों के लिए अगर आप अदालतें रात को 12 बजे खोल सकते हैं, 12 बजे लगा सकते हैं, तो फिर एक आम आदमी की सुनने के लिए भी आप अदालत रात को 12 बजे लगा सकते हैं, छुट्टी वाले दिन भी लगा सकते हैं। तो फिर सबको बराबर लेकर चलना चाहिए। अच्छा, दूसरा सजाओं के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी अमृत के इसमें कितनी सजा होती है, कितने जुर्माने होते हैं और प्रोसीड कितनी जल्दी करना पड़ता है इसके लिए? अच्छा, इसमें वेरी करता है। यूजुअली तो आपका ये होता है कि अगर आपने सिर्फ एक जिस तरीके से अब वायलेंस की भी एग्जांपल्स होती हैं, जैसे अगर आपने एसिड बर्न विक्टिम्स की जो एग्जांपल्स होती हैं उनमें तो आपकी सीधा सजाए मौत है, और अगर कुछ नहीं तो डेथ आपकी। लेकिन उसको अब सजाए मौत की भी एक वो उस तरह की वो चलती हैं, तो उसमें ये करते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर देते हैं और कुछ फाइन होता है और जुर्माना होता है जो देना होता है आपने। इसी तरह आपकी अब्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम भी अगर आपने कोई छोटी से छोटी चीज़ भी की है, 6 महीने तो उसका मिनिमम आपका सज़ा का टाइम है ही है। लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म का अगले के साथ ज्यादती की है। कभी काफ़ी लोग मेंटल अब्यूज़ और ये जिस तरीके से हम इमोशनल अब्यूज़ की भी बात करते हैं उसके ऊपर भी लेके आते हैं, जो आपकी FIA में या साइबर क्राइम में आपकी बुलिंग में आ जाती है चीज़ें। उनके लिए आपकी 3 से 5 लाख जुर्माना भी आपका है, और साथ ही साथ आपकी 6 to 9 मंथ्स की आपकी सजा भी है। अगेन डिपेंडिंग कि आपने किस तरीके का क्राइम कमिट किया है, किस नौयत की आपने जो है वो की है, क्राइम आपकी है वो उस पे। लेकिन अब जिस तरह मैं पिछले लास्ट वीक की बात करी थी कि सास ने और उसके देवर ने मिलकर अपनी बहू को जला दिया, जिंदा जला दिया, तो इसके ऊपर किस तरह क्या प्रोसीडिंग हो सकती है, किस तरह का जो है वो? देखिए, ये एक ऐसा जुर्म है जिसमें कलेक्टिव एक चीज़ आ जाती है। तो जब आपकी एक कलेक्टिव चीज़ आ जाती है ना, तो उसमें आपका ऐसा नहीं होता कि आपकी सज़ा कम हो जाएगी। अगर आपकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट देवर पे होगी तो वो सास पे भी उसी तरह की ही होगी, दोनों को उतनी ही मिलेगी। और हर चीज़ का मैं आपको एक बात बताती हूँ, रेप की अगर हम एक एग्जांपल देते हैं ना, उसमें एब्डक्शन भी आती है कि आपने बच्चे को उठाया, मिसाल के तौर पे उसकी सज़ा अलग है। अच्छा, बेशक वो 4 जुर्म है, मिसाल के तौर पे 4 जुर्म है आपकी कि आपने सज़ाए मौत ही देनी है को। तो इसी तरह ही आपके पास एक मैं एग्जांपल की बात करती हूँ कि एग्जांपल अगर आप सेट करने पे आए तो एक ही बंदे को आप 4 दफ़ा फांसी के फंदे पे टंगाएं, ताकि अपने आप में एग्जांपल हो कि हर जुर्म की वही सज़ा है। ये नहीं कि अगर आपने वो सज़ा कलेक्टिवली कर लिया तो आपको एक सज़ा मिलेगी। अगर एब्डक्शन है उसकी अलहदा, रेप की है उसकी अलहदा, मार दिया उसकी अलहदा, फेंक दिया उसकी अलहदा। इसी तरह ही इन चीज़ों के ऊपर वो भी सज़ाएं होंगी। मतलब हर चार्जेस अलग अलग लगेंगे। बिल्कुल, अगर इंसाफ के हिसाब से चला जाए, अगर इंसाफ के हिसाब से चला जाए, इसमें अगर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ये बताइए, जो देखने वाले हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी, वो किस तरह अपनी सोसाइटी के लिए बेहतर कर सकते हैं, अपने लिए बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अगर देखिए, वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस विद होम। अगर आप अपने घर, अपने इर्द गिर्द, मिसाल के तौर पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, मैं एक मुआशरे में रहती हूँ, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मेरी वर्क प्लेस पे होती हैं, मेरे घर के बाहर होती हैं, जिनको शायद मेरे इख्तियार में होता है कि मैं इन चीज़ों को एटलीस्ट रोक सकूँ या इनके लिए कुछ कर सकूँ। अगर आप कुछ नहीं तो एक बंदा उठ के अपनी सोसाइटी के लिए ये शुरू कर देगा ना, आप देखेंगे कि आपको चेंज नज़र आएगा। तो मेरी सिर्फ लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कलेक्टिवली अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम करना शुरू करें, और आप देखेंगे कि ओवरऑल ही इस चीज़ में बेहतरी भी आएगी और इनकलाब भी। चले, आप किसी के लिए आवाज़ ना उठाएं, अपने लिए आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है तो आप अपने लिए तो एटलीस्ट आवाज़ उठा सकते हैं ना। जब आप अपने लिए उठाएंगे ना, तो आपको देखा देखी बाकी लोग भी अपने लिए आवाज़ उठा, आप एक एग्जाम्पल बन सकते हैं दूसरे लोगों के लिए, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद थी बैरिस्टर अमृत। अमृत, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से हम बात कर रहे थे, हमारा लॉ क्या है और इसमें कितनी सजा हो सकती है, किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है हमारी सोसाइटी में। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, मज़ीद ख़वातीन के हवाले से बात कर लेते हैं। और पाकिस्तान में ख़वातीन में गोल्फ तेज़ी से मकबूल होने लगा है और 27वीं चीफ ऑफ स्टाफ नेवल गोल्फ चैम्पियनशिप में ख़वातीन ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया और जिसमें आनिया फ़ारूक ने 27वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का टाइटल अपने नाम कर लिया है। और आनिया फ़ारूक का मजमूई स्कोर 80 रहा और जबकि आनिया फ़ारूक इसके अलावा भी बहुत से टाइटल्स जीत चुकी हैं। दूसरा ये कहा जाता है कि आनिया ने 2012 से अपने करियर का आगाज़ किया और आनिया एक बेहतरीन खिलाड़ी होने के साथ साथ डेंटिस्ट भी बन रही हैं। तो जनाब, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, उनसे बात करते हैं, गोल्फ के हवाले से उनसे जानने की कोशिश करेंगे, इस चैम्पियनशिप के हवाले से उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आनिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? दूसरा, ये जो आपने अभी टाइटल अपने नाम किया है 27 चीफ ऑफ स्टाफ नेवल गोल्फ चैम्पियनशिप का, तो इसके हवाले से थोड़ी सी चैम्पियनशिप के हवाले से बताइएगा कब हुई और इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? ये अभी कराची गोल्फ क्लब में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हुआ है एंड देयर वर अराउंड 20 फीमेल गोल्फर्स प्लेइंग और ये एक दिन का 18 होल्स का मैच था हमारा। अच्छा, और आप कौन से वाले उस पे आई हो? कौन सा टाइटल आपने जीता है? तो लेडीज का इवेंट था टाइटल, आई केम फर्स्ट इन दैट। ओके, तो मुझे बताइए, गोल्फ कब से आप खेल रही हैं और ये कितना मुश्किल है ये स्पोर्ट? मैंने गोल्फ स्टार्ट की थी 2012 में एंड ऑलमोस्ट अब 11 इयर्स प्लस हो गए मुझे गोल्फ खेलते हुए। एंड शुरू में बहुत मुश्किल लगता था क्योंकि गोल्फ इज़ अ वेरी स्किलफुल गेम। तो हर चीज़ का एक स्किल है जिसको आपको यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग इट, यू नो, मेक इट परफेक्ट। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इट गेट्स बेटर। अच्छा, दूसरा मैंने ये देखा है कि हमने स्कूल लेवल में कभी भी गोल्फ होते हुए नहीं देखा, कॉलेज लेवल पर भी नहीं, इवन दो कि यूनिवर्सिटी लेवल पर भी नहीं। इस स्पोर्ट को मैंने तो कभी भी नहीं देखा कि किसी ने इंट्रोड्यूस कराया हो। तो आपको इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ, कहाँ से पैदा हुआ, किसको देखा था आपने खेलते हुए? मैं पहले स्कूल में फुटबॉल टीम में थी, उसके बाद माय डैड वाज द सेक्रेटरी ऑफ द गोल्फ क्लब, तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड प्लेइंग गोल्फ। तो अभी तक स्कूल लेवल पे बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि स्कूल लेवल्स पे उस तरह इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी गोल्फ पाकिस्तान में, बट आई स्टिल नो अ फ्यू स्कूल्स जो कि अब समर कैंप्स में अपने बच्चों को गोल्फ की कैंप्स पे लेके जाते हैं। तो आई फील एक अच्छा हो रहा है पाकिस्तान में कि अब गोल्फ में बच्चे और बढ़ रहे हैं। मतलब आपकी हॉबी थी और उसको आपने एज अ करियर ऑप्ट कर लिया? बिल्कुल। दैट्स गुड। तो मुझे बताइए कि किस तरह की हर्डल्स आपको फेस करनी पड़ी जब स्टार्टिंग में आपने गोल्फ खेलना शुरू किया और अभी तक आप ये खेल रही हैं माशाल्लाह और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो किस तरह की हर्डल्स आपको फेस करनी पड़ी थी? सबसे पहले तो स्कूल के साथ गोल्फ मैनेज करना बहुत मुश्किल था क्योंकि गोल्फ एक बहुत टाइम डिमांड करती है स्पोर्ट। ऐसी है कि जितनी आप ज़्यादा इसमें टाइम इन्वेस्ट करें, जितना टाइम आप गोल्फ को दें, प्रैक्टिस करें, उतना आपका बेहतर रिजल्ट आता है। तो स्कूल लाइफ में तो बहुत मुश्किल था गोल्फ को साथ लेके चलना। और उसके बाद एक और मेरे लिए चैलेंज था टू बिकम अ डॉक्टर डेंटिस्ट साइड बाय साइड। तो वो मेरे अम्मी अब्बू की एक ड्रीम थी कि मैं डॉक्टर या डेंटिस्ट बनूं, तो वो आई फुलफिल्ड इट अलोंगसाइड प्लेइंग। मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे कि साथ साथ डेंटिस्ट भी बन रही हैं या बन चुकी हैं और किस तरह मैनेज करती हैं? मतलब गोल्फ ही एक बहुत ही टफ रूटीन होती होगी, दूसरा डेंटिस्ट्री कर रही हैं, बन चुकी हैं या अभी स्टडी कर रही हैं? बिल्कुल, अभी मेरी इसी साल ग्रेजुएशन हुई है और अब मेरी हाउस जॉब चल रही है। तो मुश्किल तो होता है बट बैलेंस हो जाता है कहीं ना कहीं। तो मतलब आपका एक तो प्रोफेशन बिल्कुल अलग है, पैशन बिल्कुल अलग है, तो किस तरह दोनों को लेकर चलती हैं कि अगर नेक्स्ट फ्यूचर में अगर कोई दोनों में से कोई एक चीज़ ऑप्ट करनी पड़े तो किस साइड पर जाएंगी आप? अभी इस बार में इतना क्लियर माइंडसेट नहीं है बट आई रियली वांट कि मैं गोल्फ को एज अ करियर लेके परस्यू कर सकूं क्योंकि मेरा बचपन से एक पैशन था कि मैं फर्स्ट पाकिस्तान की फीमेल प्रोफेशनल गोल्फर बन सकूं। सो आई रियली वुड वांट कि मैं पहले उस पे फोकस करूं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि फीमेल में गोल्फ का क्या फ्यूचर आप देख रही हैं? अगर ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको क्या फ्यूचर नज़र आता है गोल्फ का? पाकिस्तान में अब बहुत बेहतर हो गए थैंक्स टू डॉक्टर आसमा शामी। उन्होंने बहुत ज़्यादा लेडीज़ के इवेंट्स पे फोकस किया है। अभी हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स भी होने लग गए फॉर लेडीज़।
उसके अलावा जो हमारी प्रोविंशियल एसोसिएशंस हैं, दे आर रियली वर्किंग टुवर्ड्स लेडीज गोल्फ, जूनियर गोल्फ, ताकि एक लेडीज और जूनियर्स में हमारी जो नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं वो बढ़ सकें और हम बेहतर कर सकें। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि ट्रेनिंग के हवाले से यहाँ पर, बिकॉज़ हमारे पास डिफरेंट एथलीट्स आते हैं और वो कहते हैं कि हमें इंटरनेशनली जिस तरह ट्रेनिंग दी जाती है वो यहाँ पर उस तरह हमें नहीं मिलती है, बिकॉज़ ट्रेनर्स मौजूद नहीं है, उस तरह की सहूलियात यहाँ पर मौजूद नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो ट्रेनिंग के हवाले से आप क्या कहेंगी कि जिस तरह इंटरनेशनली इसको लेकर चला जाता है, परसू किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, क्या उस नौयत की ट्रेनिंग यहाँ पर मिल रही है, पाकिस्तान में दी जा रही है और ट्रेनर्स मौजूद हैं? आई पर्सनली फील कि जो एक ट्रेनिंग के लिए इक्विपमेंट चाहिए होता है वो पाकिस्तान में एट द मोमेंट नहीं है, बट आई फील जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, जो कोचेस हैं, दे आर रियली गुड। मेरे जो कोच है मोहम्मद अशफाक, ही इज आल्सो अमंगस्ट द टॉप 5 प्रोफेशनल्स ऑफ पाकिस्तान, एंड वो शुरू से मेरे कोच रहे हैं। अच्छा। एंड आई फील कि जितना वो भी अच्छे कोचेस में उनका नाम आता है। एंड अपार्ट फ्रॉम द इक्विपमेंट, जो कि ऑफ कोर्स अभी पाकिस्तान में उस लेवल का इक्विपमेंट नहीं है फॉर ट्रेनिंग, उसके अलावा तो हमारे कोचेस आर रियली गुड। अच्छा, दूसरा कोई नेक्स्ट प्लान है कि इंटरनेशनली जाके किसी गोल्फ चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने का? फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, बट इंशाल्लाह देखते हैं, अगर कुछ हुआ फ्यूचर में तो डेफिनेटली विल टेक द अपॉर्चुनिटी। अच्छा, दूसरा जो लड़कियां अभी आपको देख रही होंगी, यंग गर्ल्स देख रही होंगी, अगर वो इसमें आना चाहती हैं, गोल्फर बनना चाहती हैं आपके तरह, तो उनके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, सलाहियतें मौजूद होनी चाहिए जो वो इसमें एक्सेल कर सकती हैं? आई रियली फील गोल्फ, जैसे कि कहा जाता है कि ओल्डी स्पोर्ट है, विच इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज इसमें आपका स्टैमिना और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो जो गर्ल्स थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या स्टैमिना जिनका अच्छा है, दे कैन डेफिनेटली एक्सेल इन गोल्फ। उसके अलावा आई फील कि गोल्फ एक बहुत फोकस्ड गेम है, तो आपका माइंड बहुत रिलैक्स रहना चाहिए थ्रू आउट द गेम, और स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, बिकॉज यू शुड हैव अ गुड कंट्रोल ओवर योर नर्व्स। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। मतलब साथ साथ स्ट्रेंथ की जो एक्सरसाइज है वो भी आपको करनी पड़ती है और ये वर्कआउट भी करना पड़ता है। अच्छा, दूसरा, आपने डिफरेंट चैम्पियनशिप जो हैं वो जीती हैं, मुझे बताइए किसी गवर्नमेंट के बंदे ने आपसे राब्ता किया, कोई सपोर्ट करने की कोशिश की, या सब कुछ आप अपने तौर पर खुद ही कर रही हैं? गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है? पार्शियल सपोर्ट डेफिनेटली गवर्नमेंट अब तो करती है। जैसे कि आपको पता होगा, नेशनल गेम्स हमारा हर 4 इयर्स बाद होता है पाकिस्तान में, तो आई थिंक फॉर पाकिस्तान आर्मी, इसी तरह अब तो सारे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अपने प्लेयर्स को सपोर्ट भी करते हैं, स्पॉन्सर भी करते हैं, बट डेफिनेटली वो इतना पार्शियल होता है कि इट डजंट रियली मेक अप फॉर इट। तो आई वुड रियली वांट कि जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं वो आके प्लेयर्स को, एथलीट्स को स्पॉन्सर करें, ताकि हम बाहर पाकिस्तान से बाहर जाके अच्छा खेल सकें और पाकिस्तान का फ्लैग एक वर्ल्ड मैप पे शोकेस हो सके। अच्छा, गोल्फ में मैं ये लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी, एक तो कि किससे इंस्पायर हैं गोल्फ में, दूसरा फैमिली ने सपोर्ट किया जब इसमें आना चाह रही थी गोल्फ में आप आने? बिल्कुल, मेरी इंस्पिरेशन तो आफ्टर माय डैड इज माय कोच, बिकॉज माय कोच इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन पाकिस्तान। उसके अलावा माय फैमिली हैज बीन रियली सपोर्टिव, स्पेशली माय डैड। उन्होंने मुझे हमेशा, आई रिमेंबर मेरे ओ लेवल्स के एग्जाम्स से बिल्कुल पहले यूज्ड टू टेक मी आउट फॉर माय गोल्फ टूर्नामेंट्स, सो माय डैड हैज रियली सपोर्टेड। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। आनिया फ़ारूक गोल्फ़र हमारे साथ मौजूद थी और अभी रिसेंटली कराची में ये चैम्पियनशिप हुई है जिसमें उन्होंने टाइटल अपने नाम किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट टाइटल्स हैं जो उन्होंने गोल्फ़ के अपने नाम किए हैं और वो हमारे साथ इन कॉन्वर्जेसन थी। आनिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।